हेलो बच्चों, चलिए आज हम बात करते हैं उपसहसंयोजी यौगिकों के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पहले भी बताया था कि हमारे स्कूल में सिलेबस जो भी बचा हुआ है या जो रिवीजन कराना बचा हुआ है उसका हम वीडियो के माध्यम से भी कुछ न कुछ आपकी मदद करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डेली किसी न किसी यूनिट के कुछ न कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देंगे ताकि आप लोग उनका रिवीजन प्रॉपर कर सकें। आज हम आप लोगों को सामने लेकर आए हैं उपसहसंयोजी यौगिकों का रसायन। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड इंग्लिश में कहें तो इनसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव के रूप में या वन वर्ड आंसर के रूप में या एक वाक्य के रूप में आ सकते हैं। एक नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उपसहसंयोजी यौगिक की यूनिट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाएंगे ताकि सभी क्वेश्चंस को नोट कर सकें और ये क्वेश्चंस का रिवीजन प्रॉपर करते रहें। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सिस PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2 ये उपसहसंयोजी यौगिक है। इस उपसहसंयोजी यौगिक का संकुल का किस एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि ये जो यौगिक है इस यौगिक का किस एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं। तो आंसर क्या होगा बच्चों? एंटी कैंसर एजेंट के रूप में। किस रूप में उपयोग करते हैं? एंटी कैंसर एजेंट के रूप में। तो ये इसका आंसर है बेटा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन का डॉट डॉट यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक होता है आयरन का। तो आयरन का कैसा यौगिक है? तो संकर यौगिक या संकुल यौगिक? ये आंसर दिख रहा है इसका, संकर यौगिक। तो आप संकर यौगिक बता सकते हैं या इसी को संकुल यौगिक भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है संकुल यौगिक। तो ध्यान रखिएगा, ये संकर यौगिक है या संकुल यौगिक है। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ, बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, NiCO का होल 4 ये भी एक संकुल यौगिक है। NiCO का होल 4 इस तरह के जो उपसहसंयोजी यौगिक हैं इसमें निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था इसके केस में शून्य होती है। यदि हम NiCO का होल 4 इस यौगिक के ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो शून्य होती। ध्यान रखिएगा, शून्य है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। बाकी हम इसी वीडियो में ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने की विधि आपको बता देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। K4FeCN का होल 6 ये यौगिक है, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी यौगिक। इसका सही IUPAC नाम क्या है? तो ये बच्चों दोनों में दे सकता है, खाली स्थान में भी। और चूंकि हमने लिखा कि सही IUPAC यौगिक नाम क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको 3-4 इसके नाम दिए हो सकते हैं। उनमें से सबसे सही को आपको ध्यान देना है कि कौन सा हो सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम नाम लिखते हैं इस K4 का। तो 4 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऑक्सीकरण संख्या में ज्ञात हो जाता है। K पोटेशियम है तो हमने लिख दिया इसके लिए पोटेशियम। फिर ये जो इसको लिखते हैं संख्या, उपसहसंयोजी संख्या आप लोगों को बताए थे क्लास में, तो ये 6 है इसलिए हमने हेक्सा लिखा। फिर CN है तो CN को साइनो लिखते हैं। और फिर ये जो धातु है आयरन, इसको लैटिन में फेरेट लिखते हैं। तो ये हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इसका नाम। और सबसे लास्ट में इसी धातु का ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। तो इस धातु की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ रोमन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। इस बात को ध्यान में रखिए। अभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखा देंगे तो ये ऑक्सीकरण संख्या लिखने में आसानी हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, K4 पोटेशियम, 6 हैं तो हेक्सा,
CN है तो साइनो, और Fe को फेरेट कहते हैं लेटिन भाषा में। तो इसका पूरा नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड होता है। यदि यहाँ 4 की जगह 3 कर दे, K3 हो जाता, बाकी पूरा का पूरा वही रहता, FeCN का होल 6। इस तरह से ये कंपाउंड यदि होता तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या ध्यान रखिए 3 हो जाती, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 की जगह ऑक्सीकरण संख्या 3 हो जाती है, पूरा का पूरा सेम रहता है बाकी। अगला देखते हैं बच्चों, COEDTA। EDTA का पूरा नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये भी एक प्रकार का लिगेंड है, एथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ध्यान रखिएगा, ई से ये जो ई है एथाइलिन, डी डाइअमाइन, टी टेट्रा और ए से एसीटेट। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये भी एक लिगेंड है। इसमें से 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं, अभी ध्यान हम बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ये कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो ध्यान में रखिएगा EDTA लिगेंड के रूप में है, ये EDTA लिगेंड के रूप में, तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या 3 आ रही है। अभी हम लास्ट में इसका कैलकुलेशन बताने वाले हैं। और इससे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी ध्यान दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वो ये बन रहा है कि EDTA का पूरा नाम क्या है। तो हमने EDTA का पूरा नाम आपको बताया, E फॉर एथाइलिन, D फॉर डाइअमाइन, T फॉर टेट्रा और A फॉर एसीटेट। फिर दूसरा क्वेश्चन इसी में बन जाता है कि EDTA जो है, इस EDTA का संयोजकता कितनी होती है। EDTA की संयोजकता कितनी होती, तो ध्यान रखिए 6 संयोजकता है, क्योंकि ये 6 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। तो इसलिए इसमें इसका पूरा नाम भी ध्यान रखना है EDTA का, और इसकी संयोजकता भी ध्यान रखनी है। और कोबाल्ट के साथ जब जुड़ा होता है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +3 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सिस डाइब्रोमो फ्लोरो ट्राई एक्वा क्रोमियम की संरचना सूत्र है। एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, सिस डाइब्रोमो फ्लोरो ट्राई एक्वा क्रोमियम। तो आपको बहुत सामान्य से शब्दों में सबसे लास्ट में ये क्रोमियम लिखा है, तो क्रोमियम की संरचना बनाइए। तो क्रोमियम का सूत्र लिखिए Cr। इसके बाद कह रहा है कि डाइब्रोमो, तो इसमें ब्रोमीन लगा दीजिए Br और ये 2 हो जाएगा। फिर फ्लोरो है तो एक फ्लोरीन लगा दीजिए। इसके बाद ट्राई एक्वा है, मतलब H2O का होल थ्राइस हो जाएगा, ट्राई की जगह थ्राइस हो जाएगा। और इस तरह से इसको डिब्बे में बंद कर दें, तो ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिस शब्द जो लिखा हुआ है इसकी क्या मीनिंग होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये तो हमने अभी इसका अणुसूत्र बनाया है। जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो क्रोमियम से जुड़ने वाले जो ब्रोमीन होंगे, ये ब्रोमीन दोनों एक ही तरफ होंगे। जैसे ये बीच में यदि क्रोमियम है तो एक ब्रोमीन इधर है, तो ये दोनों ब्रोमीन एक ही पक्ष में होंगे, दोनों एक दूसरे के एंटी में नहीं जाएंगे। जैसे एक ये ब्रोमीन हमने लगाया तो ये दूसरा ब्रोमीन लगाया, तो ऐसे केस में ब्रोमीन यहाँ नहीं जा सकता है। यहाँ यदि चला जाएगा तो वो ट्रांस हो जाता है, यहाँ ब्रोमीन नहीं जा सकता, दोनों एक ही पक्ष में होंगे, उसको हम सिस कहते हैं। हालांकि जब हम आइसोमर बताए हैं तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमर भी उसमें पढ़ने को मिलता है। तो ये इसका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, COF6 3 ऊपर लगा है, इसमें ध्यान रखिएगा। COF6 3 ऊपर लगा हुआ है, एक चक्रण संकुल है। किस प्रकार का चक्रण संकुल है, तो हमको पता है कि चक्रण संकुल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्च चक्रण संकुल और दूसरा होता है निम्न चक्रण संकुल। तो इसके आधार पे यदि हम देखें कि ये किस प्रकार का होगा, तो ये
उच्च चक्रण संकुल की कैटेगरी में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये देखिए वही क्वेश्चन मिल गया जो हम अभी बात कर रहे थे कि EDTA लिगेंड डॉट डॉट है। तो EDTA खट दंतुर होता है। खट दंतुर होने का मतलब है कि ये 6 बॉन्ड बना सकता है। EDTA का जब आप संरचना सूत्र देखते हैं तो इससे समझ में आता है। एथाइलिन, तो देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर डाईअमाइन, तो इसमें दोनों तरफ N जोड़ देते हैं, ये हो गया डाईअमाइन। फिर टेट्रा एसीटेट, तो ये चारों नाइट्रोजन के साथ दो दो CH2COO माइनस, CH2COO माइनस ग्रुप को इसके साथ जोड़ देते हैं, CH2COO माइनस ग्रुप को इसके साथ जोड़ देते हैं। इस तरह यहाँ भी CH2COO माइनस ग्रुप को, तो ये हो जाता है CH2COO माइनस। तो इस तरह से इसमें जब चारों तरफ ये ग्रुप जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा खट दंतुर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये नाइट्रोजन की वैलेंसी एक हो गई, एक बॉन्ड यहाँ से बन गए, ये नाइट्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये बॉन्ड बन जाएगा तो 2 बॉन्ड हो गए, तीसरा बॉन्ड यहाँ से बनेगा जो नेगेटिव चार्ज है, चौथा ये वाला नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और पांचवा ये नेगेटिव चार्ज, और छठवां यहाँ जुड़ा हुआ एसीटेट आयन। 4 एसीटेट आयन जो जुड़े होते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों एसीटेट आयन एक एक बॉन्ड बनाते हैं, और एक बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाएगा, एक बॉन्ड ये नाइट्रोजन बनाएगा। तो इस तरह से इसकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी है, बंध बनाने की क्षमता है, 6 हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्फुटन रोधी कार्यधात्विक यौगिक का सूत्र है। कार्यधात्विक नहीं, कार्बधात्विक होगा, सब थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे। प्रस्फुटन रोधी एंटी नॉकिंग एजेंट कह सकते हैं इसको हम, एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ये होता है टेट्रा एथाइल लेड, इसको कहते हैं हम टेट्रा एथाइल लेड, ये कहलाता है एंटी नॉकिंग एजेंट या प्रस्फुटन रोधी। तो प्रस्फुटन रोधी में टेट्रा एथाइल लेड यदि हिंदी में कहें तो, और इसका सूत्र होता है C2H5 का होल 4 PV। 4 थोड़ा सा नीचे लिखा रहता है इसमें, C2H5 का होल 4 PV। तो ये प्रस्फुटन रोधी या एंटी नॉकिंग एजेंट का सूत्र है। अगला प्रश्न है, K4FeCN का होल 6 में, K4FeCN का होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो इसमें फिर से ऑक्सीकरण संख्या विज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये 6 साइनाइड नेगेटिव हैं और पोटेशियम 4 पॉजिटिव हैं। तो ये जो 4 संख्या होती है, इस 4 को हम इस 6 से माइनस कर देते हैं, तो ऐसे केस में इनका जो आंसर होता है वो 2 आ जाता है। तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 होगी। अभी लास्ट में हम ऑक्सीकरण संख्या सिखाना या ज्ञात करना सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी लास्ट प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे शब्द हैं जो कहीं ना कहीं खाली स्थान एक शब्द में मिल जाते हैं, इसलिए हमने इनको सही जोड़ी के रूप में रखने की कोशिश की है। पहला जो इसी में क्वेश्चन है, देखिए उदासीन लिगेंड है। तो उदासीन लिगेंड एक बार जो क्वेश्चन में आया है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ चुका है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसके पहले एग्जाम में आ चुका है, इसलिए हमने इसको लिखा है। जबकि उदासीन लिगेंड में ही H2O भी आता है, NH3 भी आता है, और इस तरह के ढेर सारे मिल सकते हैं, EN वगैरह भी इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन CO एग्जाम में आया हुआ, इसलिए हमने इसको रखने की कोशिश की। दूसरा क्वेश्चन है, जाइसे लवण कौन से हैं? तो जाइसे लवण ये एक साल्ट है, इसका फार्मूला आप लोग दिमाग पे बिठा लेंगे, KPTCl का होल थ्राइस। ये न्यू है, न्यू स्क्वायर माइनस C2H4। तो ये जाइसे लवण होता है, इसका सूत्र है, इसको याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है TiH2O का होल 6, ये 3+ फिर से ऊपर है, यहाँ लिखा रहता है 3+। तो ये जो जाइसे लवण ये TiH2O को होल 6, तो ये पीत नीला होता है। इसका रंग पूछ रहा है कि किस कलर का होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। तो पीत नीला या हल्का पीला और नीला कलर का होता है, तो पीत नीला कलर इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर एक क्वेश्चन है संलग्नी। संलग्नी का मतलब लिगेंड होता है, तो लिगेंड का उदाहरण है। तो लिगेंड का उदाहरण जो उस समय आया हुआ है वो H2O दिया हुआ था। इसकी जगह दूसरा भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल रखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, संलग्नी का मतलब लिगेंड होता है। और लास्ट है कि क्लोरोफिल में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है। तो ध्यान रखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। इसी तरह का पहला क्वेश्चन जो हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो ध्यान रखिए हीमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये हमारे लिए याद रखने की चीज़ है। तो इस तरह बच्चों इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही इम्पोर्टेंट हैं। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस यूनिट से नहीं मिलने वाले हैं। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसलिए जो भी हमने अभी पढ़ाया है, इनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो इस यूनिट के 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 3 मार्क्स आपके इस यूनिट के कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी यूनिट के क्वेश्चन फिर शेयर करेंगे हम। पर डे एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को शेयर करने की कोशिश करते हैं। आप लोग डेली इनको रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।